Everyone, my name is Anu. I am a student from SOSC Yamuna Vihar. Today my topic is France become a constitutional monarch. इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बना और उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई फ्रांस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एक ऐसा गवर्नमेंट का ऐसी फॉर्म है जिसमें जो मोनार्क होता है वो एक हेड होता है और मोनार्क की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है। ये नहीं कि जो किंग है, जो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी पावर एक लिमिटेड है, वो एक लिमिट में काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को ही हम लिमिटेड मोनार्क कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री मोनार्क कह सकते हैं और डेमोक्रेटिक मोनार्क कह सकते हैं। वाई फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना पड़ा। तो फ्रांस में सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आई फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर सोशल अनइक्वालिटी भी थी और उसमें पॉलिटिकल रीजंस रहे। तो फ्रांस में क्राइसिस शुरू कैसे हुई, कहाँ से क्राइसिस आती है फ्रांस में, कहाँ से क्राइसिस आई फ्रांस में। सबसे पहले जो वर्सलेस था, फ्रांस का महल जहाँ पे राजा रहा करते थे, वर्सलेस उसका नाम था, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट लगता था और लॉन्ग टाइम। जब लुई 16 राजा बना था, हम सब जानते हैं कि फ्रांस का उस टाइम का जो राजा था वो लुई 16 था। जब लुई 16 राजा बना था उससे पहले फ्रांस में बहुत टाइम तक वॉर चल रही थी और जब लुई 16 राजा बना था उस टाइम फ्रांस जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद कर रहा था। किससे लड़ने के लिए? अपने दुश्मन ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस की मदद कर रहा था। इस वॉर से जो फ्रांस के ऊपर था बिलियंस लिब्रे से भी ज्यादा का कॉस्ट आ गया था, मतलब उसके ऊपर कर्ज आ गया था। लिब्रे फ्रांस की करेंसी का नाम है। To cover all the losses and to meet his regular expenses, government increased tax. तो फ्रांस के ऊपर इतना कर्जा आ गया कि फ्रांस के जो गवर्नमेंट था, जो लुई 16 था, उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया। Who will pay the tax? अब ये टैक्स कौन पे करेगा जो ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो फ्रांस के अंदर सोशल अनइक्वालिटी थी, मतलब वहां सब एक जैसे नहीं थे, वहां पे लोगों को अलग अलग किया जाता था। फ्रांस के जो लोग थे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन होंगे? कलर्जीज होंगे। कलर्जी वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, चर्च के जो लोग होते हैं उसे कलर्जी कहते हैं। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होता है? जो राजघराने के लोग हैं वो सारे नोबिलिटी में आएंगे। थर्ड स्टेट, अब जो कलर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी फ्रांस के लोग हैं वो सब थर्ड स्टेट में आएंगे। अब सोशल अनइक्वालिटी कैसे थी इनके साथ कि जो फर्स्ट 2 स्टेट के लोग हैं उनके पास कुछ फ्यूडल प्रिविलेज है, मतलब फ्यूडल प्रिविलेज जन्म से अधिकार है उनके पास, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है। वो फैसिलिटीज क्या क्या है? जैसे कि उनके पास यह फैसिलिटीज है कि उन्हें टैक्स नहीं पे करना है, मतलब टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो भी उन्हें टैक्स पे नहीं करना है, और ऐसे उनके पास कई सारी वो फैसिलिटीज थी। अब जो फ्रांस की थर्ड स्टेट थी, अब गवर्नमेंट ने तो टैक्स इंक्रीज कर दिया, वो टैक्स कौन पे करेगा? वो टैक्स थर्ड स्टेट पे करेगी पूरी। और थर्ड स्टेट पर एक टाइप्स का टैक्स नहीं पे करेगी, 3 टाइप्स के टैक्स थर्ड स्टेट पे करती थी। पहला तिथे ऐसा टैक्स है जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं वो थर्ड स्टेट से लेंगे। फर्स्ट स्टेट के लोग, कलर्जी जो लोग हैं, वो थर्ड स्टेट से लेंगे। और ये कैसे लिया जाएगा? जो भी थर्ड स्टेट की एग्रीकल्चर है, मतलब जो भी थर्ड स्टेट की इनकम है उसका 10% जो भी है वो उन्हें फर्स्ट स्टेट को देना पड़ेगा। सेकेंड टाइप का जो टैक्स है उनके ऊपर लगता है वो टैक्स है टाइल्स ऐसा टैक्स है जो मतलब स्टेट ने सेट कर रखा है कि इतना टैक्स उन्हें देना ही है, तो वो पे करेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी वो ऐसे सामान खरीद रहे हैं, जैसे खाने पीने का जो भी सामान खरीद रहे हैं उस पे जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स उन्हें पे करना है। अब फ्रांस के अंदर स्टेज ऑफ सर्वाइवल, फ्रांस के अंदर ऐसी स्टेज आ जाती है, सर्वाइवल की स्टेज आ गई। कैसे? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस राइज फ्रॉम अबाउट 23 बिलियंस इन 1715 टू 28 बिलियंस इन 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई।
23 बिलियन 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियंस रही और 1789 में 28 मिलियंस हो गई। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि मिलियंस है और यहाँ बिलियंस है, मतलब इतनी जल्दी फ्रांस की पॉपुलेशन उस टाइम इंक्रीज हुई कि वहाँ फ्रांस में, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होना तो सही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो हमारा जो है सामान का और डिमांड बढ़ेगी, तो फ्रांस के अंदर फूड डिमांड बढ़ गई। बट यहाँ जो ये इम्पैक्ट रहा कि फ्रांस की फूड डिमांड तो बढ़ गई पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, और उसी टाइम जो है फ्रांस के अंदर ड्रॉट आ गया। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ गया उस टाइम, मतलब क्लाइमेट का भी फ्रांस के जो मोनार्क बनने में क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा कि उसी टाइम वहाँ सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो भी और हार्वेस्टिंग है, जो भी क्रॉप्स और ग्रो हो रही है वो भी नष्ट हो गई, जिसकी वजह से पहले से ही फ्रांस के ऊपर कर्जा है, टैक्स बढ़ गया, अब टैक्स भी थर्ड स्टेट पे करेगा, उसके बाद भी फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई और मतलब इंक्रीज हो गया और उसमें भी सूखा पड़ गया तो प्राइस और बढ़ गया। तो उस स्टेज को हम कहेंगे स्टेज ऑफ सर्वाइव, मतलब ऐसी स्टेज आ जाना जिसमें सर्वाइव कर पाना भी बहुत मुश्किल है फ्रांस के लोगों के लिए। रोल्स ऑफ फिलोसोफर, फ्रांस को मोनार्क बनाने के लिए फिलोसोफर जो थे उस टाइम के उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था। जैसे कुछ फिलोसोफर्स हैं जैसे जोसेस्क्यू रोसेस एंड ये फिलोसोफर्स है जो मेन फिलोसोफर रहे थे। इन फिलोसोफर्स ने क्या किया था, इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लेक सोर्स ऑफ द, मतलब जो लेक थे जॉन्स लेक थे उन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनमें इन्होंने इस बुक में जो था डेकोरम ऑफ अ ड्राइव ऑफ एबॉलिश राइट ऑफ मोनार्क, इन्होंने जो एक डेकोरम था, मतलब लोग ये मान लेते उस टाइम ऐसी हालत, मतलब लोग ये मानते थे कि जो किंग है, किंग कुछ भी कर सकता है, जो किंग करेगा वो सही है, राजा की जो बात है वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मना नहीं कर सकता है। पर उन्होंने अपनी इस बुक में इसे खत्म करने की मतलब ये कही थी कि मोनार्क जो करेगा वो सही नहीं है, ये गलत है, उन्होंने अपनी बुक में ये बोला। रूसो का भी अपना एक आइडिया था, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारा जो राजा है और हम है उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए, मतलब ये नहीं राजा जो करेगा वो कर सकता है, उसके बीच में हमारी भी सुननी चाहिए। और इसमें एक और बुक है द बुक ऑफ स्पिरिट्स ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है जिसमें उन्होंने मतलब जो पावर है वो एक ही हैंड में नहीं होनी चाहिए, वो पावर जो है डिवाइड कर देनी चाहिए, लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। अब जैसे हम आज देखते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें इसी तरीके से पावर का डिवीजन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है उसमें दुनिया को भी कुछ मिला है। इमर्ज ऑफ द मिडिल क्लास, अब जो मिडिल क्लास कौन, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग अब जो है मैंने जैसे बताया कि फ्रांस में क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो किस में आएंगे, थर्ड स्टेट में आएंगे। तो थर्ड स्टेट के लोग इतने भी गरीब नहीं है, कुछ लोग अमीर भी हैं उसमें, तो अच्छी पोस्ट पे भी है, प्रोफेसर्स हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं। अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो थोड़े थोड़े अवेयर हुए इस चीज के लिए कि हाँ उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उन्हें मतलब उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, मतलब पढ़ने लिखने लग गए, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो ये है कि जिस किसी को जन्म से कोई अधिकार दिया जा रहा है, फ्यूडल राइट दिया जा रहा है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अब फ्रांस के अंदर पहले से ही मैंने जैसे बताया फाइनेंशियल क्राइसिस है वहां पर अभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं है, अभी भी लोग थोड़ा कम ही है। द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, अब फ्रांस के लोग जो है बाहर की देश जो है उससे थोड़ी बहुत जो है वो ले रहे हैं, मतलब औरों को देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हाँ उनके पास भी होना चाहिए, जैसे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम उसको देख रहे थे, वहां लोगों के पास अधिकार थे, वो उससे प्रेरित हो रहे थे। अब जो फिलोसोफर्स के आइडिया थे, जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के मोनार्क बनने में फिलोसोफर का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, तो जो फिलोसोफर के आइडियाज थे, अब वो मतलब फ्रांस में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि फ्रांस के लोग अब फिलोसोफर्स के जो आइडिया थे वो हर जगह डिस्कस होने लग गए थे, मतलब सैलून हो गया, कॉफी शॉप हो गया, मतलब ऐसी शॉप जहाँ पे लोग ऐसी बात कर रहे हैं खड़े होके, मतलब फ्रांस में ऐसी सिचुएशन आ गई थी। अब उसी टाइम एक न्यूज आ जाती है कि जो लुई 16 है वो दोबारा टैक्स बढ़ाने वाला है, पहले ही लुई 16 टैक्स बढ़ा चुका है, वो दोबारा से टैक्स इंक्रीज करने वाला है, ये खबर फैल गई।
ये खबर फैल गई। और फिर 5 मई 1789 स्टेट जनरल असेंबली, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई गई। स्टेट जनरल मीटिंग मतलब राजा तीनों स्टेट के कुछ लोगों को बुलाएगा, और राजा उन्हें इसलिए नहीं बुलाएगा कि पूछने के लिए कि टैक्स बढ़ाने नहीं बढ़ाने, वो उनको बताने के लिए बुलाएगा कि हाँ टैक्स बढ़ रहे हैं, बस उनको बताने के लिए वहां पे बुलाएगा। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई और तीनों स्टेट वहां पे आए। जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, इसमें तीनों स्टेट के लोग आए हैं, बट जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, बट थर्ड स्टेट के लोग पीछे खड़े हैं। ये वहां की अनइक्वालिटी इतनी ज्यादा थी वहां पर। अब जो स्टेट जनरल की मीटिंग है उसके कुछ रूल्स है, जैसे कि इन वोटिंग ईच स्टेट हैड 1 वोट, मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन के पास एक वोट है, एक स्टेट के पास एक वोट है। सही है, एक स्टेट के पास एक वोट है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक स्टेट के पास एक वोट है, पहले स्टेट में जितने लोग हैं और सेकंड स्टेट में जितने लोग हैं सेम है, बट थर्ड स्टेट के लोग ज्यादा हैं। अब लुई 16 ने तो बोल दिया कि टैक्स बढ़ेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि उन्हें तो पे करना ही नहीं है टैक्स, तो उन्होंने भी बोल दिया टैक्स बढ़ा दो। बट जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो जो टैक्स पे करेंगे, वो उन्होंने कहा नहीं हम ये पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने डिमांड की कि एक 1 वोट नहीं होना चाहिए, एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए, पर पर्सन हैज पर वोट होना चाहिए। बट जो इतनी आसानी से तो मान नहीं जाएगा कि आप जाके उसे बोलोगे कि ये एक वोट दे दो हमें, तो वो मान गया, ऐसे नहीं हुआ। तो अब ये जो एक पर्सन एक वोट था, ये किसकी बुक का आइडिया था? ये एक फिलोसोफर रूस का जो सोशल ऑफ कॉन्टेक्ट की उन्होंने बुक दी थी, उनका आइडिया था। तो राजा ने वो मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो गए उसमें। 20 जनवरी 1789 को जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, मतलब एक महीने बाद, तो राजा ने वो मना कर दिया, थर्ड स्टेट ने वो नहीं माना, वो नहीं पे करेंगे टैक्स, क्योंकि टैक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। एक महीने बाद जो थर्ड स्टेट के पीपल है, जो जिनका जो डिमांड रखे थे वो नहीं माने गए, तो वो वहां से गुस्से में निकल गए और उन्होंने उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उसी टाइम ही एक महीने बाद उन्होंने वर्सलेस के महल के बाहर एक टेनिस कोर्ट था, उसके बाहर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने खुद को कह दिया कि वो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है और स्मोक मैन है फ्रॉम द होल फ्रांस नेशन। स्मोक मैन वो मतलब दूसरों के लिए बोलने वाले हैं, पूरे फ्रांस के नेशन के लिए, पूरे जो फ्रांस है उसके लिए बोलने वाले हैं। और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब नेशनल असेंबली है और उन्हें माना जाए। अब कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसे आंदोलन हो रहा है, तो ये तो नहीं है कि सब ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ कोई लीडर भी रहता है उसका। तो उस टाइम का जो लीडर था उस प्रोटेस्ट का, वो था मीराबेन, जो सेकंड स्टेट के लोग हैं, और एबिस सीसो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं, वो कुछ लोग हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, जो थर्ड स्टेट के लोग को मदद कर रहे हैं। अब फ्रांस के लोग, वहां तो थर्ड स्टेट के लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब फ्रांस में क्या सिचुएशन है उस टाइम? फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा ट्रबल है, उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां हो क्या रहा है, एक्चुअली अब फ्रांस में किस सिचुएशन हो क्या रही है। अब ये तो हो गया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि फ्रांस को मोनार्क बनाने के लिए क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उस टाइम फ्रांस में एक, जब मैंने बताया कि सूखा पड़ गया था, अब फ्रांस में सर्वरल विंटर आ गया, अब बहुत ज्यादा सर्दी आ गई वहां पे, इतनी ज्यादा सर्दी आ गई कि फिर से जो हार्वेस्ट थी वो खराब हो गई और फिर से फ्रांस के राइट बढ़ गए, फिर से नहीं बढ़े, मतलब और जो बढ़े हुए थे उससे भी हाई हो गए। अब बहुत टाइम से फ्रांस के अंदर ये सिचुएशन चल रही है कि प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो वहां पे अब लोग बहुत लंबी लंबी कतार लगा के दुकानों के बाहर खड़े हैं। जो अब सेम टाइम मतलब लोग बहुत ज्यादा वहां के परेशान हो चुके हैं इस चीज से, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। बस वो जो लोग टेनिस कोर्ट के बाहर खड़े वही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सारे लोग फ्रांस के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब खाने पीने के लिए लड़ रहे हैं वहां पर।
कंट्री साइड में क्या हो रहा था, मतलब कुछ लोग तो अब लड़ रहे हैं, मतलब पूरी फ्रांस की ऐसी सिचुएशन है, फ्रांस के अंदर क्रॉप अब डिमांड बढ़ गई है चीजों की। वहां पे फिर एक अफवाह फैली, ऐसा ह्यूमर फैला कि फ्रांस के अंदर जो जमींदार हैं, मतलब जिनकी जमीन है, वो फ्रांस के जो फार्मर्स हैं उनकी जमीन को हथियाएंगे और उनकी फिर से जो फसलें हैं वो खराब कर देंगे। तो अब फ्रांस के जो लोग थे अब वो ये सब नहीं सह सकते थे और पानी इतना सर से ऊपर जा चुका था कि फ्रांस के लोगों ने अब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और वो अब उनके घर के लोग, जैसे जो नोबलिटीज के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे, जिनके जमींदार हो गए या राजघराने के लोग थे, उन्हीं के ऊपर अटैक करने लगे, उनके घर में घुस के उन लोगों को मारने लग गए। तो ये इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि लुई 16 को फाइनली सरेंडर करना पड़ गया और उसने कह दिया कि हाँ तुम नेशनल असेंबली हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फाइनली इन सब के बाद फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। The National Assembly completed the defeat of the Constitution in 1791। अब आप ये देख सकते हो कि फ्रांस ने प्रोटेस्ट करना कब शुरू किया था, 1789 में किया था, और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कब बन रहा है, 1791। तो ये जो सब चीजें हो रही है ये 1-2 दिन या 1-2 महीने के बीच की बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ला तो दिया, इसका क्या मकसद था कि जो फ्रांस का है मोनार्क की पावर लिमिट करनी है, मतलब मोनार्क जो चाहे वो नहीं कर सकता है, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम राइट्स हैं, उसे भी खत्म करना है। चेंजेस आफ्टर द एस्टैब्लिश ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश होने के बाद जो नेशनल असेंबली ने चेंजेस किए वो क्या थे? नेशनल असेंबली ने पहले तो फ्यूडलम सिस्टम, मतलब किसी के पास भी कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं होती, सब इक्वल है। मेंबर ऑफ द क्लर्जी जो मेंबर ऑफ क्लर्जी थे, फर्स्ट स्टेट के लोग थे, वो जो टैक्स पे करते थे थर्ड स्टेट के लोग पे, और जो उनके पास एक्स्ट्रा जमीन होती थी वो भी नहीं है, मतलब ये सब बंद कर दिया गया। They abolished the land honor by the clergy। वही है कि उन्होंने उनसे जमीन हथिया ली कि आप इतनी ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, कि आपके पास जितनी चाहे आप उतनी जमीन नहीं रख सकते हो। इससे ये रिजल्ट आया कि जब उन लोगों ने ये चेंजेस करे तो फ्रांस से 2 मिलियन लिब्रे का जो सामान है निकला, मतलब पैसे इतने 2 मिलियन लिब्रे से भी ज्यादा के पैसे निकले। ये फ्रांस पे कर्जा कितना चला था, मिलियन लिब्रे से भी ज्यादा का कर्जा चला था, उससे भी ज्यादा का कर्जा फ्रांस के अंदर से, उससे भी ज्यादा पैसे फ्रांस के अंदर से ही निकले, मतलब इतने ज्यादा उन लोगों ने घोटाला कर रखा था। अब हु वाज द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली कौन है? अब क्या लगता है कि नेशनल असेंबली आ गई तो अब सब फ्रांस में सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। नेशनल असेंबली में भी कुछ वो था। नेशनल असेंबली कौन है जो पावर मेक करेगी? नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के, अब थर्ड स्टेट में सारे लोग हैं फ्रांस के, तो सारे लोग तो नेशनल असेंबली नहीं है। नेशनल असेंबली में कुछ ही लोग जा सकते हैं। वो लोग कौन है? जिनकी एज 25 साल से ज्यादा है वो लोग। अब उसमें भी कौन जाएंगे? जो अपने 3 दिन की तैयारी से ज्यादा का टैक्स पे कर रहे हैं, वही लोग फ्रांस के नेशनल असेंबली में जा सकते हैं। और कौन जा सकते हैं? बस मैन जा सकती है और वुमेन्स नहीं जा सकती, बस मैन ही जा सकते हैं, आदमी ही जा सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो नेशनल असेंबली में जाने के योग्य हैं, उन्हें हम एक्टिव सिटीजन्स कहते हैं, और जो बाकी के जो भी लोग बचे मैन और वुमेन, उन्हें हम पैसिव सिटीजन्स कहते हैं।